मैं डॉक्टर ममता, एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज मैं आप लोग को सेमेस्टर थर्ड में नई कविता के बारे में बताऊंगी। नई कविता का आरंभ कब हुआ, नई कविता में कैसी विसंगतियां हैं, नई कविता कहते किसको है। हम इन सब स्रोतों पर विचार करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, उनकी उसकी प्रवृत्तियों की ओर। नई कविता हिंदी साहित्य के इतिहास में काव्य का आरंभ तो आदिकाल से ही होता आया है। तो आदिकाल से लेकर आदिकाल की वीर गाथात्मक काव्य परंपरा से होती हुई भक्ति काल तक जब काव्य की परंपरा आई तो वो साहित्य की धारा में बही। वहाँ से जब वो आगे की ओर बढ़ी तो उत्तर मध्यकाल में आकर के काव्य ने रीतिकालीन काव्य ने लक्षण ग्रंथों की परंपरा को धारण किया। और फिर वहाँ से आगे बढ़ कर के वह आधुनिक काल में आकर के कई वादों में वो घिर गई। छायावाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। उसके बाद नई कविता का आरंभ होता है। भारतेंदु युग से द्विवेदी युग, द्विवेदी युग से छायावादी युग, छायावादी युग से प्रगतिवाद और प्रगतिवाद से प्रयोगवाद। काव्य की धाराएं कई रूपों में विस्तारित होती गई और विस्तार पाती गई हैं। तो नई काव्य धारा के बारे में यह हम कहा जाता है कि इसका आरंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया है कि नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप मानकर नवीन चेतना, नवीन भाव भंगिमा एवं निसर्गगत नवीनता के कारण इसे नई कविता का नाम दिया गया। यह डॉक्टर जगदीश गुप्त का कथन है। नई कविता का समय 1954 से 1960 के बीच माना जाता है। तार सप्तक के प्रकाशन, तार सप्तक का जब आरंभ हुआ आगे की पत्रिका से 1943 ईस्वी के साथ साथ ही प्रयोगवाद के साथ ही नई कविता का आरंभ भी माना जाता है। मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, विजय नारायण शाही, ये सभी अलग अलग जमीनों विचारधाराओं के कवि हैं। नई कविता नाम सर्वप्रथम अज्ञे ने ही दिया था। सन 1952 ईस्वी में एक रेडियो वार्ता में अज्ञे ने उस समय की कविताओं में हो रहे प्रयोगों के आधार पर उस समय की कविता को नई कविता का नाम दिया था। लेकिन इसके विकास का श्रेय तो जगदीश गुप्त को ही जाता है। अब हम नई कविता की कुछ प्रवृत्तियों के बाद, नई कविता में सत्य की व्यापकता है, दृष्टि की उन्मुक्तता है, ईमानदार अनुभूतियों का ग्राह्य है, नए नवीन आधुनिकता की सब से संपन्न है यह नई कविता। वीर गाथा काल में जब हम आदिकाल में जाते हैं तो वीर गाथात्मक रचना की ओर हमारी दृष्टि जब पड़ती है तो उस वक्त वीर गाथात्मक काव्य परंपरा में राज दरबारी परंपरा थी, जो राजाओं की प्रशस्ति में गीत लिखा जाता था, राजाओं की प्रशस्ति में, और सिर्फ वीर गाथात्मकता ही ज़्यादा थी। भक्ति काल में जब हम आए तो मुगलों का शासन आ चुका था। भारत बिल्कुल त्रस्त था। तो शोषण के विरुद्ध वो जब शोषण से अपनी आवाज़ उठाने के लिए, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने भगवान के शरण में जाना ही ज़्यादा उचित समझा और उस वक्त भक्ति की धारा बही। वैसे करके जब रीतिकाल में आए फिर राज दरबारी प्रथा आ गई। राज दरबारी संस्कृति में राजाओं की प्रशस्ति में राजाओं की तलवार में जंग ही क्यों न लगी थी, लेकिन राज दरबारी सभ्यता के आधार लक्षण ग्रंथ राजा को खुश करना, कई धाराओं में बढ़ गई रीतिकालीन कविता। उसके बाद जब आधुनिक काल आया तो छायावादी युग आया। तो छायावाद में भी जनमानस की विचारधाराओं को नहीं रखा गया था। जनमानस की विचारधाराओं को उतना ज़्यादा उत्कृष्टता के साथ काव्य में नहीं किया गया। लेकिन उसी में जब प्रगतिवाद, निराला ने अपने कविता में प्रगतिवाद चेतना की अवधारणा दी थी। और प्रयोगवाद में कई प्रयोग होने लगे। कविता में नए नए प्रयोग हो गए, जनमानस की धाराएं उसमें आने लगी। जनमानस के सामान्य जन का दुख, लघु मानव की चेतना, लघु मानव को विकसित करने की परंपरा का विस्तार होने लगा। तो सत्य की व्यापकता, दृष्टि की उन्मुक्तता, ईमानदार अनुभूतियों का ग्राह्य, नवीन आधुनिकता से संपन्न था नई कविता की प्रवृत्तियाँ। सबसे पहले हम आते वाद मुक्त काव्य दृष्टि की ओर। तो वाद मुक्त किसी भी वाद में न तो वो छायावाद से प्रभावित था नई कविता, न प्रगतिवाद से भी उतना प्रभावित नहीं था और प्रयोगवाद से भी नहीं। तो कई वादों, छायावाद में जो ईश्वरीय सत्ता के प्रति कवियों का प्रेम दिखता है, प्रकृति के प्रति जो प्रेम दिखता है वह इसमें नहीं है। वाद मुक्त, कई वादों से मुक्त, हर वादों से वो क्या थी कि वो जनमानस की चेतना को जागृत करने के लिए वह कविताएं लिखी जाने लगी थी।
हम जो त्रस्त है, आधुनिक समय में मानव जिस चीज़ों से त्रस्त है, वह उनका मस्तिष्क बिल्कुल ही इस तरह से प्रभावित हो गया है कि वो एकदम अपने बारे में सोचता भी नहीं है, खुल कर के अपनी चेतना को भी नहीं रख पाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के नई कविता का आरंभ हुआ था। मन बहुत सोचता है उदास ना हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए, पर अपने ही रचे एकांत का दबाव कैसे सहा जाए। मन सोचता है, हम अक्सर सोचते हैं आधुनिक युग में कि हम उदास ना हो, किसी बात का हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, चाहे हम ऐसे कितना भी सोचें, लेकिन प्रभावित तो हो ही जाते हैं। और उदासी के बिना रहा भी नहीं जाए कैसे, जब हम प्रभावित हैं तो हमारा मन उदास होगा ही। पर अपने ही रचे एकांत, आज हर मनुष्य एकांत है, सबके बीच में भीड़ में रहकर भी वह अकेला पड़ा हुआ है और वह अपने आप से लड़ रहा है। ना तो अपनी बातें अंतर मन में घूट रहा है, ना तो वह अपनी बातें खुल करके किसी के सामने रख पाता है, ना उससे वो छुटकारा ही पाता है। तो इन सभी बातों को, इन सभी विचारधाराओं को, मनुष्य की जो सामान्य मनुष्य की जो एक चेतना है, उसके अंतर का अंतर्द्वंद है, उस चीज को नई कविता में विस्तारित किया गया है। बौद्धिकता, अति बौद्धिकता, यहाँ नई कविता ने क्या किया है, मनुष्य के हृदय की बात ही नहीं है, उसने इस बात को रखा है, नई कविता में रखा गया है। रघुवीर शाह की पंक्तियां समाज और परिवेश के तनाव की निश्चल अभिव्यक्ति कही जाती है कि आज का समाज क्या है, एक दिखावा पर टिका हुआ है, उसके अंदर वह उष्मा ही नहीं है, वह प्रेम ही नहीं है जो प्रेम दिखाई देता है। वह एक तरह से हर मनुष्य एकात्म है, अलग जीवन जी रहा है, उसके अंदर इतनी वह अपने आप में ही लगा हुआ है। जो प्रेम और व्यवहार दिखता है वह सब एक दिखावा है। उसी प्रेम और व्यवहार पर रघुवीर शाह की यह पंक्तियां हैं, यह सुगंध है बल्कि एक सुगंध नहीं धूप है। एक हमारे अंदर से जो आत्मीयता की खुशबू आती है, अपनापन की खुशबू आती है, वह नई कविता में जाहिर किया गया है कि वह सिर्फ एक दिखावा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुगंध हमारे चारों तरफ फैल रही है, उस सुगंध में आत्मीयता नहीं है, सिर्फ एक उष्मा है। एक कहते हैं कि हम जब किसी के साथ हमारा तारतम्य होता है तो एक अंदर से हमारे उसके लिए एक भावना जगती है, चेतना जगती है। लेकिन नई कविता ने इस चेतना को इस तरह से बताया है कि वह सिर्फ एक पहचान बन करके रह गई है। हमारी उष्णता वह सिर्फ एक पहचान है, हमारे अंदर की आत्मा नहीं है। वह बौद्धिकता, यहाँ पे बौद्धिकता शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि हम सिर्फ मस्तिष्क से सोचते हैं, हृदय की गहराई तक नहीं जाते हैं, हृदय से हम किसी से नहीं जुड़े हुए हैं। हमने अपने हृदय के द्वार को बंद करके रखा है। एक दूसरे से जुड़ने से हम कटना सीख गए हैं और हर जगह हर रिश्ते में हम मस्तिष्क का ही इस्तेमाल करते हैं। हर मनुष्य सिर्फ मस्तिष्क से ही सोचता है, हृदय से उसने बिल्कुल सोचना बंद कर दिया है। इन सब चीज़ों को वह यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। विषय वस्तु की विविधता, नई कविता में क्या है कि विषय वस्तु कई कई विषय हैं। मनुष्य का दुख, मनुष्य की त्रासदी, पीड़ा, जनमानस का संघर्ष, आज के जीवन का संघर्ष क्या है, उन सब चीज़ों की कई विविधताओं के साथ है नई कविता अपने आप में जुड़ी हुई है। यह आगे की पंक्तियां हैं, नदी के द्वीप से लिया गया है। दुख सबको मांझता है, स्वयं चाहे मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। दुख क्या है, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। सुख के आने के बाद दुख को भी नहीं भूलना है, और दुख जब आता है तो हम उस क्षण को जीने की कोशिश करें, उस क्षण में संघर्ष की कोशिश करें, क्योंकि दुख ही हमें संघर्ष सिखाता है और हमें और भी ज़्यादा निखारता है। मांझना जो कि एकदम बिल्कुल हमारे ग्रामीण सभ्यता का शब्द लगता है हमारे आसपास के परिवेश या हमारे घर से निकला हुआ शब्द है। हम हर रोजमर्रा में इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुक्ति, मांझना, मुक्त रखना, यह सब क्या, यह ऐसे शब्द हैं जिनको हम हर वक्त ही इस्तेमाल करते हैं। मांझना शब्द जो कि हमें सफाई सिखाता है, जो हमारे अंदर जो
करवाहट भरी हुई है। दुख जब भी आता है तो हमें वह सिखाता है कि किस तरह से हमें इस दुख से निकलना है, संघर्ष करना है, ना कि हमें बिखर जाना है। दुख केवल कष्ट ही नहीं पहुंचाता बल्कि यह हमारे असली स्वरूप को भी उभार देता है, हमारे अंदर की चेतना को भी जागृत करता है। दुख से हम टूट जाते हैं, लेकिन फिर हमारी बिखरी शक्तियाँ एकत्रित होती हैं जब हम अपने अंदर की चेतना को जागृत करते हैं और सम्मिश्रण करते हैं, उन सब चीज़ों पर विचार करते हैं कि आखिर यह दुख आया क्यों और हम इस दुख से कैसे लड़ें। तब जाकर के हम फिर से अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करते हैं और हम फिर से पूर्ववत हो जाते हैं। इन्हीं सब विचारधाराओं को लेकर के नई कविता आगे बढ़ी है। तो विषय वस्तु की विविधता हमें दिखती है कि दुख, कविता में दुख का होना, दुख जैसे शब्द को लेना, ये कविता में जब हम छायावादी युग में जाते हैं तो वहाँ ईश्वरीय सत्ता को दिखाया गया है। भक्ति काल में जाएं तो वहाँ भी भक्ति काल ईश्वर के ही परंपरा में लीन है। उसके बाद जब हम अब पीछे की ओर जाते हैं वीरगाथात्मकता में, तो राजा के प्रशस्ति का गान है वहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर ये किस दुख की बात की जा रही है? तो सामान्य जन के दुख कुछ भी हो सकता है। सामान्य जन की पीड़ा हो सकती है, रोटी की चिंता हो सकती है, भूख हो सकती है। इन सारी चिंताओं को नई कविता में दर्शाया गया है। नई कविता में व्यंग भी है, आधुनिकता पर, विसंगतियों पर। आधुनिक मानव कैसा है? वह सभ्यता तो दिखाता है, लेकिन उसके अंदर सभ्यता है या नहीं यह हमें समझ में नहीं आता है। मुखौटा है, हर मनुष्य एक मुखौटा लिए हुए है। इसी सब चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे की पंक्ति, सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए। सांप की बात उन्होंने इसलिए यहाँ पे की है कि सांप सभ्य समाज का नहीं माना जाता है। सांप जो कि जंगल में रहता है और मनुष्य सभ्यता, आधुनिक मनुष्य बड़े बड़े इमारतों में रहता है। और वहाँ क्या है, सांप के साथ उसकी तुलना की जा रही है। क्यों? एक सभ्यता और एक सभ्यहीन प्राणी के साथ सभ्यता संपन्न मनुष्य की तुलना करना, एक वही कभी समझ सकता है जो अंदर से निश्चल हो। और इसी सब धारणाओं के कारण इसे नई कविता में ही माना जाता है कि नई व्यंग है ये। सांप, तुम सभ्य तो नहीं हुए, न होगे। तुम सभ्य कैसे हो सकते हो? तुम तो यहाँ पे रहते नहीं हो, शहर में रहते नहीं हो, शहर में रहना तो तुम्हें आता नहीं है, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तुम तो नगर में नहीं रहते हो, नगर में बसना तो तुम्हें आता ही नहीं है, फिर तुम सभ्य कैसे हो गए? कितना बड़ा व्यंग है यहाँ पे। एक बात पूछो, उत्तर दोगे? कवि कह रहा है, सांप से वो सवाल कर रहा है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ तो पूछूं। यह कह रहा है कि पूछूं, क्या तुम उत्तर दोगे? फिर कैसे डसना सीखा, विष कहाँ पाया? चूंकि सांप को यह प्रकृति से वरदान मिला हुआ है विष का, वह विष कहाँ पे उड़ेलता है? जहाँ उसे अपने प्राण की रक्षा की बात आती है। तो यहाँ सभ्यता और असभ्यहीन प्राणी की बात की गई है कि सांप के अंदर तो विष इसलिए है क्योंकि वह अपनी रक्षा कर सके, जहाँ पे उसे आवश्यकता हो, जहाँ जान की आवश्यकता हो, जान बचाने की आवश्यकता हो, तो वहाँ वह सभ्यता का अपने विष का प्रयोग कर सकता है और विष का प्रयोग करके अपनी रक्षा कर सकता है। परंतु सभ्य मनुष्य के अंदर तो विष ही नहीं है। ईश्वर ने तो उसे विष नहीं दिया, वाणी की मधुरता दी है, हृदय की कोमलता दी है और मस्तिष्क में आगाध जिज्ञासा भर करके दिया है। लेकिन सभ्य मनुष्य, आज का सभ्य मनुष्य उस सांप के तुल्य हो भी नहीं रह गया है। सांप अपने बचाव में विष को उड़ेलता है, लेकिन आज का मनुष्य अपने अंदर विष रखे हुए है। चेहरे पे मुस्कुराहट है और अंदर में, हृदय के अंदर में विष का प्याला छलकता रहता है। तो यहाँ पे व्यंग है, बहुत बड़ा व्यंग है नगरीय सभ्यता के ऊपर, आज के सभ्य समाज के ऊपर कि आज का सभ्य समाज क्या है। तो इन सब चीज़ों को ना तो छायावाद में लाया गया, प्रगतिवाद में निराला ने कहा, प्रयोगवाद में ऐसी ही कविता लिखी गई, लेकिन यह उभर करके नई कविता के रूप में आया है। नई कविता नाम यानी कि नए कलेवर, नए भाव भंगिमा और नई अभिव्यंजना की कविता नई कविता कही जाती है।
अब हम नए अगले मोड़ पे आते हैं कि आम आदमी की पीड़ा और संत्रास। आम आदमी की पीड़ा क्या है? विषमताओं से जुड़ा हुआ है आज का आदमी, कई विसंगतियों से जुड़ा हुआ है आज का आदमी। वो हर क्षण सोचता ही रहता है कि अगला कदम क्या होगा, कैसे यह जीवन चलेगा, किस तरह से हम अपने आप को समाज के, सभ्य समाज के अनुसार ढालें। उसके अंदर सिर्फ मस्तिष्क ही मस्तिष्क रह गया है, हृदय को उसने कहीं दबा दिया है। हृदय तो बस सिर्फ एक शरीर को चलाने मात्र का रह गया है कि यह शरीर जीवित रहे और चलता रहे, मस्तिष्क से हम काम लेते रह गए। और तब भी धीरे धीरे ज्ञान हुआ, भूल कर मैं सर छोड़ आया हूँ दफ्तर में। हाथ बस में ही टंगे रह गए, आंखें जरूर फाइलों में ही समा गई। यह पंक्तियां हैं उस हमारी उस एकांत की ओर ले जाती हैं कि जब हम काम से बाहर भी निकलते हैं, जब अपनी कामकाजी दुनिया से बाहर निकल करके अपने घर की ओर भी जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद भी हम दफ्तर में ही रहते हैं। हमारे घर के अंदर की क्या समस्याएं हैं, घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी समस्याओं से हम जूझना ही नहीं चाहते हैं। हम उनसे भागते रहते हैं। और जो हमारा कठोर सत्य है, जो सच्चाई है कि परिवार ही हमारा जीवन है और हम उस परिवार से भागते हैं। तो हम जब भी दफ्तर से घर की ओर जाते हैं, अपने कामकाजी स्थल से घर भी जाते हैं, तब भी हम वहीं रहते हैं, हमारा मस्तिष्क वहीं रहता है। यह क्या है? यह हमारी सोच की धारणा को दिखाता है कि आज का मनुष्य क्या हो गया है। वह ना तो अपने लिए जी रहा है, ना अपने परिवार के लिए जी रहा है, वह तो बस जिए जा रहा है। उसके अंदर ना खुशी है, ना वह दुख को महसूस करता है, ना खुशी को महसूस करता है, ना आत्मीयता को। वह सिर्फ एक शून्य हो गया है, व्यक्ति शून्य हो गया है। और विवेक को जागृत करना पड़ रहा है। सिर्फ विवेक भी जागृत नहीं है, मस्तिष्क को ही जागृत करना पड़ रहा है यहाँ पे। कवि की यह पंक्तियाँ क्या कहती हैं कि धीरे जब मैं घर पहुंचा तो मुझे ना तो यहाँ पत्नी की बातें सुनाई दे रही थी, ना माँ की, ना बाप की, मैं ना बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बस मुझे सुनाई क्या दे, अपना मस्तिष्क मेरा यह चल रहा था कि लगता है जैसे मैं अपना मस्तिष्क, अपना जो मेरा ज्ञान है वह मैं दफ्तर में ही छोड़ करके चला आया हूँ। भूल कर मैं सर, जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है वह मैं दफ्तर में ही छोड़ करके चला आया हूँ। हाथ हमारे कहाँ है? लगता है बिल्कुल शून्य हो गए हैं, क्योंकि वह तो बस में ही टंगा हुआ है। अभी भी मैं उसी विचारधारा में हूँ कि कैसे जब मैं निकला दफ्तर से और घर की ओर जाने के लिए, तो मैं बस में चढ़ा तो मेरे मेरे पास तो बैठने की जगह ही नहीं थी, और मैंने हाथ से ही बस यूँ थामे थामे बस में पूरा सफ़र किया है। आंखें जरूर फाइलों में ही, आंखें इतनी थक गई है कि सामने जो हमारे घर के दो मासूम बच्चे हैं, हमारी दृष्टि उस पर भी नहीं जाती है। घर में कुछ कमियां हैं, उस पर भी नहीं जाती है। लगता है ये आंखें तो फाइलों में ही समा गई हैं, और हम वहीं पे ये सोचते रह जाते हैं कि क्या कुछ घटित हो गया है आज, और उसी विचारधारा पर, उसी विचार पर हम लगे रह जाते हैं। मोह भंग की स्थिति आज क्या है? विसंगतियों से भरा हुआ या हमारा समाज है, विसंगतियों से भरा हुआ है। जो कि हमें यह नहीं, शैली की विविधता भी है, विषयगत रूढ़ियां भी इसमें आती हैं कि हर लोकतांत्रिक पद्धति से जुड़ गया है। हर मनुष्य क्या हो गया है? अगर वह शिष्ट राजभक्त कब कहलाता है? जब वह लोकतांत्रिक पद्धति से हट करके राजतांत्रिक पद्धति की ओर जाता है। और देशद्रोही नागरिक कब बन जाता है? जब वह लोक के लिए सोचता है, लोकतांत्रिक पद्धति की ओर जब वह जाता है। आदमी को तोड़ती नहीं लोकतांत्रिक पद्धतियां, उसे झुका देती है, धीरे धीरे नपुंसक बना देती है। उसे शिष्ट राजभक्त देशद्रोही नागरिक आदमी को तोड़ती नहीं है। मनुष्य टूटता कब है? जब वो सही रास्ते पर जाता है तो शायद नहीं टूटता है, जब तक कि उसके साथ विसंगतियां नहीं होने लगती हैं, उसके साथ क्रूरता नहीं होने लगती है, उसके सही रास्ते के चुनाव को गलत नहीं ठहराया जाता है, तब तक मनुष्य टूटता नहीं है। तो उसकी ऐसी धारणा, जब वो सच्चाई के रास्ते पर चलता है तब वह देशद्रोही कहलाता है। लेकिन जब वह भ्रष्टता की ओर जाता है तब वह राजभक्त कहता है, शिष्ट राजभक्त कहलाता है।
धूमिल की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। संसद से सड़क की पर उन्होंने जो लिखा कि किस तरह से एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, वह तीसरा व्यक्ति कौन, जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, बस रोटी से खेलता है। वह क्या है? राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच की दूरी और उसके बीच की खाई को दर्शा रहा है कि किस तरह से आज राजनेता हमें अपनी लोकप्रियता के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। जनमानस का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो नई कविता कई कई विचारधाराओं, कई कई विसंगतियों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ऐसी विचारधाराओं को सामने लाने का काम किसने किया है? तो नई कविता ने किया है। मुक्तिबोध की ये पंक्तियाँ बहुत ही याद आती हैं मुझे। नई कविता का स्वरूप एक नहीं विविध है, जनमानस के करीब यह भावधारा उसमें आशा विश्वास का संचार करती है। नई कविता क्या करती है कि ऐसी पंक्तियों को ला करके ऐसे नए मुक्तिबोध की रचना हो, शमशेर बहादुर की रचना हो, इन सबों की रचना पढ़ने के बाद जनमानस फिर से जागृत होने की कोशिश करता है और उसके अंदर नई ऊष्मा का स्रोत होता है, नई ऊष्मा का स्रोत जागृत होता है। इस तरह से नई कविता में कई विशिष्टताएं हैं जो हमें जनमानस से जोड़ती हैं। नई कविता की धारा जनमानस से जोड़ करके आगे बढ़ने की चेतना देती है। इस पर और विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं अगली क्लास में आपके सामने उपस्थित हूँ। नमस्कार।